मेरे पति की पहली मोहब्बत और मैं एक कार एक्सीडेंट में थे। गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा था। कभी भी गाड़ी फट सकती थी और आग की लपटें खिड़कियों को छू रही थीं। नोआ ग्रांट को हम में से एक को तुरंत बचाना था, दूसरे को किस्मत पर छोड़ना पड़ता। उसने उसे चुना। घने धुएं में घुटते हुए मैं उसे अविश्वास से देख रही थी। नोआ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसका सुंदर चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसके फैसले में जरा भी झिझक नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं विवियन का कर्जदार हूँ। उसकी टांग की वजह से मैं उसे कुछ और होने नहीं दे सकता। वह रुका, फिर बोला, डरो मत। अगर तुम्हारा चेहरा खराब भी हो जाए, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। उसके शब्द मेरे दिल में जहर भरी बर्फ की सुई की तरह चुभ गए, लेकिन मैं उस पर कुछ भी नहीं उधार थी। अपनी सारी ताकत जुटाकर मैं चिल्लाई, नोआ, अगर आज तुम उसे लेकर गए तो हमारा रिश्ता खत्म। हम दोनों खत्म। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर भी उसने बेहोश विवियन को अपनी बाहों में उठा लिया। मिस्टर ग्रांट, सोचिए, गाड़ी फटने वाली है, एक आदमी चिल्लाया। जैसे ही आग ने दरवाजे को घेर लिया, मेरी दुनिया आग का समंदर बन गई। आग की एक लपट मेरे हाथ के चारों ओर लिपट गई और जलन का दर्द तुरंत फैल गया। लोग हमेशा कहते थे, मिस्टर ग्रांट अपनी पत्नी से अपनी जान की तरह प्यार करते हैं। धुंध में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, तो ये सब अफवाह थी। मैं निराशा में तड़प रही थी। आंसू पसीने के साथ मिल रहे थे। जैसे ही गर्मी और धुआं मेरी होश छीनने लगे, तभी फायर ब्रिगेड आ गई और खिड़की तोड़ दी। अंदर अभी कोई है, जल्दी। मेरे पीछे एक तेज धमाका हुआ और एक मजबूत हाथ ने मुझे बाहर खींच लिया। चंदन की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। ज़ोए, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। नोआ की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने विवियन को किसी और को सौंप दिया और तुरंत वापस आ गया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा पूरा शरीर दर्द से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वह वापस आ भी गया तो क्या? जिंदगी और मौत के उस पल में उसने मुझे छोड़ने में जरा भी देर नहीं की। हम खत्म हो चुके थे। यही सोचते सोचते मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो सामने सफेद अस्पताल की छत थी। मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि किसी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। तुम जाग गई। नोआ मेरे ऊपर झुक गया। उसकी ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी थी। दर्द हो रहा है, प्यास लगी है। मैंने आंटी से तुम्हारा पसंदीदा कबूतर का सूप बनवाया है। नोआ, मैंने उसे ठंडे स्वर में रोक दिया। जब तुम विवियन को लेकर गए थे, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। मुझे तलाक चाहिए। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि डरावनी लग रही थी। तुम अभी अभी होश में आई हो। ज्यादा मत सोचो। पहले मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। उसने मेरी आंखों से नजर चुराई। घबराहट में जल्दी जल्दी बाहर निकल गया, लगभग दरवाजे से टकराते हुए। मैंने बंद दरवाजे को देखा और अचानक 3 साल पहले की बातें याद आने लगीं, जब वह अपना बिजनेस शुरू ही कर रहा था और देर रात तक काम करता था, फिर भी पूरे शहर पार करके मेरे लिए मेरी पसंद की आइसक्रीम लाता था। वह मुझे प्यार से चम्मच से खिलाता था। उसकी आंखों में नरमी होती थी। धीरे खाओ, दांत ठंडे मत होने देना। लेकिन अब उसमें मेरी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। दर्द को दबाते हुए मैं जबरदस्ती उठी, फोन उठाया और तलाक के वकील ढूंढने लगी। एक समय था जब मैं और नोआ एक दूसरे से दिल से प्यार करते थे। तब उसका प्यार देखकर लोग जलते थे, यहाँ तक कि जब विवियन अपनी चोट का बहाना बनाकर हमारे घर रहने आ गई थी, तो वह सबके सामने उसे डांट देता था। उसकी आवाज सख्त होती थी, विवियन, याद रखो, ये मेरा घर है,
और सबसे जरूरी, मेरी पत्नी का घर है। अपनी हद में रहो। उसने कभी भी मुझसे अपने प्यार को छुपाया नहीं। जब विवियन जानबूझकर लड़खड़ाई ताकि वह उसे पकड़ ले, तो वह तुरंत पीछे हट गया। फिर मुझे मैसेज भेजा, बेबी, अभी मैं फंसते फंसते बचा। सिर्फ तुम्हारा किस ही मुझे ठीक कर सकता है। सब कुछ उस चैरिटी कार्यक्रम के बाद बदल गया। स्टेज के पीछे का ढांचा अचानक गिर गया और मुझे बचाने की कोशिश में विवियन उसके नीचे दब गई। उसकी जो टांग पहले से घायल थी, वह उस रात पूरी तरह खराब हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। नोआ बार बार कहता था, विवियन मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। पहली बार उसने हमारी शादी की सालगिरह की यात्रा रद्द कर दी। सिर्फ उसके लिए। वह भावनात्मक रूप से टूट गया था और मुझे ही उसे संभालना पड़ा। पहली बार वह मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया क्योंकि विवियन घर पर अकेली और डरी हुई थी। बार बार मैं सुनती थी, ज़ोए, नर्स तुम्हारा ध्यान रखेगी। विवियन को मेरी जरूरत है। मैं उसकी गलती का एहसास समझ सकती थी, लेकिन जब वह एहसास हमारी शादी से भी बड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसकी अपनी जिंदगी से भी, तो मैं इसे और सहन नहीं पाई। मैं अपने वकील के साथ तलाक के आखिरी कागजों पर बात कर रही थी। तभी मेरे बेड के पास रखा फोन बजा। वह नोआ का बचपन का दोस्त था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, घबराई हुई आवाज आई, ज़ोए, प्लीज आकर नोआ से बात करो। वह पूरी रात बाहर बारिश में घुटनों के बल बैठा है, तुमसे माफी मांगने के लिए। उसे 104 बुखार है, लेकिन वह उठने से मना कर रहा है। वह कह रहा है, अगर तुमने उसे माफ नहीं किया, तो वह जीना नहीं चाहता। मैंने हल्की कड़वी मुस्कान दी। नोआ हमेशा ऐसा ही था। हर बार जब वह मुझे विवियन की वजह से दुख देता, तो वह खुद को नुकसान पहुंचाकर माफी मांगता। जैसे उस बार जब वह मेरा जन्मदिन छोड़कर विवियन के पास गया, तो बाद में उसने मुझे लाखों का हीरे का गहना खरीद कर दिया। जैसे उस बार जब उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया ताकि विवियन शांत हो जाए, तो बाद में उसने माफी में एक पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। और अब वह अपनी ही जान दांव पर लगा रहा था। क्या उसे लगता था कि बुखार और टूटा हुआ शरीर इस बात को मिटा सकता है कि उसने मुझे आग में छोड़ दिया था? क्या उसे सच में विश्वास था कि अगर वह काफी दुख सहेगा, तो मैं पिघल जाऊंगी? इस बार मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने फोन कसकर पकड़ा, कपड़े बदले और वार्ड से बाहर निकल गई। अस्पताल के बगीचे में नोआ तेज बारिश में घुटनों के बल बैठा था, सिर्फ एक पतली शर्ट पहने हुए। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, चेहरा कागज की तरह सफेद था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी बुझी हुई आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वह खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोर होकर लड़खड़ा गया। ज़ोए, प्लीज मुझे माफ कर दो, वह जल्दी जल्दी समझाने लगा। आग वाली बात, मैं तुम्हें सच में कभी चोट नहीं पहुंचने देता। तुम ही मेरे दिल में हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं उसके पास गई और मेरी नज़र उसकी शर्ट के कॉलर पर पड़े हल्के लिपस्टिक के निशान पर पड़ी। मेरे होंठ हल्के से मुड़ गए। तुम कहते हो कि मैं ही तुम्हारे दिल में हूं, तो ये क्या है? नोआ का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो विवियन थी। वह कह रही थी कि उसने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई और चाहती थी कि मैं देखूं कैसी लगती है। उसने मेरी जान बचाई थी। मैं मना नहीं कर सका। घबराहट में उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाल लिया। गुस्सा मत हो, मैं अभी इस हिस्से की चमड़ी काट देता हूं। वहां मौजूद सभी लोग डर से देख रहे थे और उसने बिना रुके चाकू अपनी ही गर्दन पर चला दिया। खून बारिश के साथ मिल गया और उसकी सफेद शर्ट एक पल में लाल हो गई। नोआ, उसके दोस्त दौड़कर आए और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। तुम पागल हो गए हो क्या?
पूरा बगीचा हंगामे से भर गया। कुछ लोग डॉक्टर को बुलाने भागे, तो कुछ लोगों ने गुस्से से मुझे देखा। ज़ोए, हमने देखा है नोआ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। पिछले साल जब तुम्हें गैस्ट्राइटिस हुआ था, तो उसने अरबों का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए आधा महीना घर पर रहकर खिचड़ी बनाने के लिए। पिछले महीने जब तुमने ऐसे ही कहा था कि तुम्हें नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, तो उसने बिना सोचे प्राइवेट जेट बुक करके तुम्हें फिनलैंड ले गया। क्या तुम उसे इस एक बार माफ नहीं कर सकती? क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्या तुम उसे इस हालत तक धकेल दोगी कि वह जीना ही न चाहे? इतनी सी बात के लिए मैं हंस पड़ी। मैं इतनी जोर से हंसी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नोआ सबको धक्का देकर आगे आया, घुटनों के बल मेरे पास घिसटता हुआ और मेरे पैरों के पास गिर गया। बारिश उसके जख्म पर गिर रही थी, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वह सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था, बेबस आंखों से। ज़ोए, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उस आदमी को देखा जिससे मैंने कभी अपनी पूरी जान से प्यार किया था, और अब मुझे सिर्फ थकान महसूस हो रही थी। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। नोआ ग्रांट की आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी। मैंने आगे कहा, मेरे नाम पर एक ट्रस्ट है। वह जल्दी से अपने बैग से एक फाइल निकाल लाया। बस तुम अपनी संपत्ति का ये हिस्सा मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बिना एक पल सोचे उसने कागज पकड़ लिया और साइन करने लगा, लेकिन जैसे ही पेन कागज को छूने वाला था, उसका फोन बज उठा। नोआ। दूसरी तरफ विवियन की रोती हुई आवाज थी, मेरी टांग बहुत दर्द कर रही है, लगता है फिर से फ्रैक्चर हो गया, प्लीज आ जाओ। नोआ ने कागज पढ़े बिना ही जल्दी जल्दी नीचे अपना नाम साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में विनती थी। जाओ, मैंने शांत आवाज में कहा, जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसके चेहरे पर राहत आ गई। खड़ा होते हुए भी वह घबरा कर बोला, ज़ोए, तुम सच में अब नाराज नहीं हो? मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज सीधी और ठंडी थी। नहीं। तभी वह पूरी तरह शांत हुआ और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी चला गया, जैसे उसे कहीं आग लगी हो। मैं उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखती रही। फिर धीरे से अपने हाथ में पकड़े कागज खोले। मोटे अक्षरों में लिखा था, तलाक का समझौता। नीचे साइन की जगह पर उसका ताज़ा किया हुआ साइन था। मैंने उंगलियों से उस गीली स्याही को छुआ और अचानक हंस पड़ी। बधाई हो, नोआ। इस बार तुमने खुद मुझे अपनी दुनिया से बाहर कर दिया। मिस ज़ोए, बधाई हो। आप अब आज़ाद हैं। फोन के दूसरी तरफ वकील कार्टर की राहत भरी आवाज आई, मैं खुद ध्यान रखूंगा कि संपत्ति का बंटवारा ठीक से हो और नोआ ग्रांट की शादी की आधी संपत्ति जल्दी से जल्दी आपके नाम ट्रांसफर हो जाए। बिना कुछ भी कम हुए मैंने तलाक के कागज को कसकर पकड़ा। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई थीं। धन्यवाद, मिस्टर कार्टर। धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन मिस ज़ोए, मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। ये समझौता उस समय साइन हुआ है जब मिस्टर ग्रांट ठीक हालत में नहीं थे, और बिना पढ़े साइन किया गया है। अगर उन्हें पता चला तो वह इसे गलत बताकर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराई। वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नोआ ग्रांट ऐसा आदमी है जो अपनी इज्जत को अपनी जान से ज्यादा मानता है। ये मान लेना कि उसकी एक्स-वाइफ ने उसे बेवकूफ बनाकर साइन करवा लिया, ये वह कभी नहीं मानेगा। फोन रखने के बाद अस्पताल का कमरा अचानक बहुत ज्यादा खामोश लगने लगा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, बादल हट गए थे और साफ नीला आसमान दिख रहा था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह उस पल
न बदले की खुशी, न आज़ादी का उत्साह, सिर्फ एक खाली सा सुकून। वह आदमी जिसने कभी मुझे हर मुसीबत से बचाने की कसम खाई थी, उसी ने अपनी ही हाथों से मेरी जिंदगी की हर मुसीबत दी। अब जब बारिश खत्म हो गई थी तो मेरे जाने का समय आ गया था। मैंने अपने हाथ से ड्रिप की सुई निकाल दी, अपने कपड़े बदले और बाहर चल दी। मेरे हाथों के जलने के घाव दर्द कर रहे थे, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। बाहर का गलियारा खाली था। नोआ और उसके दोस्त शायद इस समय विवियन के बिस्तर के पास होंगे, अपना दिखावटी प्यार दिखा रहे होंगे। ये मेरे लिए और अच्छा था। मैं अस्पताल से बाहर निकली और एक टैक्सी रोकी। क्रेस्ट व्यू विला चलो, वही घर जहां मैं और नोआ साथ रहते थे। आज के बाद वह सिर्फ मेरा होगा। जैसे ही गाड़ी शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजरी, एक बड़ी स्क्रीन पर नोआ का इंटरव्यू बार बार चल रहा था। मिस्टर ग्रांट, होस्ट मुस्कुराते हुए बोला, सब जानते हैं कि आप अपनी पत्नी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्यार को जिंदा रखने का राज क्या है? स्क्रीन पर नोआ साफ सुथरे सूट में वैसा ही दिख रहा था जैसा मैं कभी उससे प्यार करती थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, राज है हमेशा अपनी पत्नी को पहले रखना, कभी भी, कहीं भी। वह हमेशा मेरी पहली पसंद है। टैक्सी ड्राइवर ने शीशे में मुझे देखा और कहा, मैडम, आपके पति तो बहुत अमीर, हैंडसम और इतने वफादार हैं। आप बहुत किस्मत वाली हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। हाँ, कभी मुझे भी लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ, जब तक उस आग ने मेरे सारे सपनों को जलाकर एक मजाक नहीं बना दिया। थोड़ी देर में गाड़ी क्रेस्ट व्यू विला के सामने रुक गई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में मिसेज ली एक पुराना फूलदान साफ कर रही थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि हल्की सी नफरत दिखी। मैडम, आप अकेली क्यों आईं? मिस्टर ग्रांट कहाँ हैं? उन्हें तो आपके साथ अस्पताल में होना चाहिए था। वह आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी बातों में चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में मैं एक छोड़ी हुई औरत लग रही थी। मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधे ऊपर चली गई। मेरे सामान पैक हो गए। मिसेज ली मेरे पीछे पीछे आईं। उनकी आवाज अब भी ठंडी थी। मिस्टर ग्रांट ने कहा है, कोई भी आपके सामान को हाथ नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा, जब आप शांत हो जाएंगी तो वो खुद आकर आपको घर ले जाएंगे। मैं रुक गई और उसकी तरफ मुड़ी। मिसेज ली, आप इस घर में कितने साल से काम कर रही हैं? वह थोड़ा चौंकी, फिर गर्व से बोली, मैंने मिस्टर ग्रांट का ध्यान कॉलेज के बाद से रखा है, लगभग 10 साल। 10 साल? मैंने धीरे से सिर हिलाया। तो आपने अब तक अच्छी खासी बचत कर ली होगी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा मतलब। मैं मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक गई, उसे खोला और अपने बड़े अलमारी वाले कमरे को देखा। आज से तुम नौकरी से निकाली जाती हो। अपना सामान उठाओ और तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। आपको मुझे निकालने का क्या हक है? मिसेज ली गुस्से में चिल्लाई। उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। मैं मिस्टर ग्रांट के लिए काम करती हूँ। आप मुझे कैसे निकाल सकती हैं? मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और शांत होकर अंदर चली गई। मेरे कपड़े, बैग और गहने साफ सुथरे रखे थे, लेकिन एक कोने में एक सूटकेस रखा था जो मेरा नहीं था। मैंने उसे खोला तो उसमें औरतों के कपड़े थे, ड्रेस, नाइट सूट, यहाँ तक कि अंदर पहनने वाले कपड़े भी। उनका स्टाइल बिल्कुल वैसा था जैसा विवियन को पसंद है, नर्म और हल्का। मैंने एक गुलाबी नाइट ड्रेस उठाई और फैलाकर देखा।
उसमें वही जानी पहचानी खुशबू थी, नोआ का पसंदीदा चंदन वाला परफ्यूम। मेरा सीना कस गया, दर्द चुभने लगा। तो मेरी जानकारी के बिना ही उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था। ये क्या है? मैंने ड्रेस उठाकर पूछा। मिसेज ली की आंखें घबरा गईं। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, ये मिस विवियन का है। उनकी टांग ठीक नहीं है, इसलिए मिस्टर ग्रांट ने उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहने दिया है। इसमें क्या समस्या है? मिस विवियन ने मिस्टर ग्रांट के लिए अपनी टांग तोड़ी है। उनका ख्याल रखना तो बनता है, और आप उनकी पत्नी होकर भी इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही हैं। आप कैसी इंसान हैं? तभी चटाक, मेरे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर जोर से पड़ा। वह अपना गाल पकड़कर मुझे हैरानी से देखने लगी। आपने मुझे मारा? मारा? मैं उसके पास गई। मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। तुमने एक बाहर की औरत को इस घर में रहने दिया, और फिर इस घर की मालकिन को ही सीख देने लगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। सिर्फ तुम नहीं, इस घर का हर नौकर जो बाहर वालों का साथ देगा, उसे निकाल दिया जाएगा। मैंने वो नाइट ड्रेस और पूरा सूटकेस उसके पैरों के पास फेंक दिया। इन्हें भी साथ ले जाओ। मेरे घर को गंदा मत करो। मिसेज ली गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसका घमंड हमेशा नोआ की वजह से था, लेकिन वह भूल गई थी मैं, ज़ोए ग्रांट, कभी कमजोर नहीं थी। तभी मेरा फोन बजा। नोआ का कॉल था। मैंने कॉल उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से उसकी भारी और गुस्से भरी आवाज आई, ज़ोए ग्रांट, ये सब क्या है? तलाक के पेपर। तुमने मुझे धोखे से साइन करवाया। मैं हंस पड़ी। नोआ, तुमने खुद साइन किया है, फिर ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने धीरे से कहा। कुछ पल के लिए नोआ चुप हो गया, जैसे उसके पास जवाब नहीं था। फिर वह जोर से चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये समझौता मान्य नहीं है। मैं तलाक नहीं चाहता। ज़ोए ग्रांट, तुम घर पर ही रहो, कहीं मत जाना। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मिसेज ली की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वह फिर सीधी खड़ी हो गई। मैडम, आपने सुना ना? मिस्टर ग्रांट आ रहे हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ कि यहीं रुक जाए। बात को और खराब मत कीजिए। मिस्टर ग्रांट अभी भी आपसे प्यार करते हैं। उनके प्यार को हल्के में मत लीजिए, वरना आप उन्हें खुद मिस विवियन के पास धकेल देंगी। एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसकी घमंडी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। तुम एक बात भूल रही हो, मैंने धीरे से कहा। चाहे नोआ वापस आ जाए, एक सच नहीं बदलेगा। तुम्हें पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। मैंने इंटरकॉम उठाया। सिक्योरिटी, आओ और इस औरत को मेरे घर से बाहर निकालो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मिसेज ली चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। 2 लंबे सिक्योरिटी गार्ड आए और उसके हाथ पकड़ लिए। मिसेज ली, चलिए। वह छूटने की कोशिश करती रही और मुझे गालियां देने लगी। तुम बुरी औरत हो। मिस्टर ग्रांट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बस इंतजार करो। जब वो आएंगे तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर झुककर माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने ठंडी नजरों से देखा, जैसे कोई बेकार तमाशा हो, और उसे बाहर ले जाया गया। कुछ ही देर में घर फिर से शांत हो गया। मैंने बाकी नौकरों को आदेश दिया कि पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ करें, और जो भी चीज मेरी नहीं है उसे बाहर फेंक दें। सब खत्म होने के बाद मैंने लंबा गर्म पानी से नहाया, रेशमी कपड़े पहने और सोफे पर बैठकर एक गिलास रेड वाइन ली।
बाहर बड़ी खिड़कियों से रात हो चुकी थी और शहर की रोशनी चमक रही थी। आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि बाहर अचानक ब्रेक की तेज आवाज आई, फिर नोआ की चिल्लाने की आवाज और उसके दोस्तों की आवाज सुनाई दी। ज़ोए, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ। भाभी, ड्रामा मत करो, नोआ पागल हो रहा है। आप दोनों बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? सीधे तलाक तक क्यों जा रही हो? मैंने अपने गिलास में वाइन घुमाई और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। डोरबेल बार बार बजने लगी और दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी। ज़ोए ग्रांट, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। नोआ की आवाज गुस्से और लाचारी से भरी थी। मैंने फोन उठाया और सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल किया। हेलो, मैं क्रेस्ट व्यू सिक्योरिटी यूनिट 1 से बोल रही हूँ। बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। उनका व्यवहार मेरी जिंदगी को परेशान कर रहा है। कृपया आकर संभालिए। 5 मिनट के अंदर कई सिक्योरिटी गार्ड आ गए। मिस्टर ग्रांट, शांत हो जाइए। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। हटो मेरे रास्ते से, ये मेरा घर है। नोआ पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। गार्ड्स को धक्का दे रहा था। उसके दोस्त भी उसे उकसा रहे थे। तुम जानते हो ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? लगता है तुम लोग अपनी नौकरी नहीं रखना चाहते। वहां माहौल और भी खराब हो गया। मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया और ऊपर से सब देखा। मेरी आंखें ठंडी थीं। ये वही आदमी थे जिनसे मैं कभी प्यार करती थी और जिन्हें मैं दोस्त समझती थी। कितना मजाक लगता है अब। आखिर में सिक्योरिटी ने पुलिस बुला ली। पुलिस के आने से वो सारा तमाशा कुछ देर के लिए रुक गया। नोआ को साथ ले जाया गया और सख्त चेतावनी दी गई। जाने से पहले उसने गाड़ी की खिड़की से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, उलझन और थोड़ा सा दर्द भी था। उसके दोस्तों ने भी मुझे दोष देने वाली नजरों से देखा। भाभी, आप बहुत दिल की कठोर हो। नोआ आपसे इतना प्यार करता है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने पर्दे बंद कर दिए और उनकी आवाजों को बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर मैसेज आया। नोआ के सबसे अच्छे दोस्त एरिक जो का था। भाभी, मुझे पता है आग वाली घटना में गलती नोआ की थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गलती की सजा दे दी है। वह आपके बिना नहीं जी सकता। कृपया इस बार उसे माफ कर दीजिए। आप जानती हैं, वह पहले आपके साथ कितना अच्छा था। हमने खुद देखा था। 3 साल पहले आपके जन्मदिन पर वह आपको सरप्राइज देना चाहता था। उसने हम सबको पूरी रात जगाकर आपके लिए लेगो का डिज्नी किला बनवाया। उसकी उंगलियां छिल गई थीं, छाले पड़ गए थे, लेकिन वह कह रहा था कि वह अपने हाथों से आपके लिए एक परियों की दुनिया बनाना चाहता है। भाभी, जो आदमी आपके लिए ऐसे सपने बना सकता है, क्या उसे एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? ये सब पढ़कर मेरे दिल में कुछ जोर से चुभा। हाँ, वह कभी इतना अच्छा था, इतना अच्छा कि मुझे सच में लगता था हम हमेशा खुश रहेंगे, एक परियों की कहानी की तरह। लेकिन परियों की कहानियां सच नहीं होती। मैंने गहरी सांस ली और एरिक को जवाब दिया। नोआ से कहना, अगर वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं, तो वह मेरे सामने आकर एक एक शब्द में सच बताए। विवियन की टांग उसके लिए कैसे टूटी? क्या मतलब? एरिक ने तुरंत कॉल किया। उसकी आवाज उलझन से भरी थी। भाभी, क्या विवियन की टांग स्टेज गिरने से नहीं टूटी थी जब वह नोआ को बचा रही थी? सब लोग यही जानते हैं। मैं हंसी। मेरी हंसी में ताना था। सच में? तो क्या तुम्हें पता है कि उस स्टेज के जरूरी स्क्रू पहले से ढीले किए गए थे? फोन के उस तरफ
पूरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एरिक फिर बोला। उसकी आवाज सूखी थी। भाभी, क्या ये सच है? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मैंने शांत होकर कहा। नोआ से कहो खुद जांच करें। सीसीटीवी देखे। उस रात काम करने वाले लोगों से पूछे, खासकर उस आदमी से जिसने स्टेज बनाया था। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मुझे पता था मेरी ये बात नोआ और उसके दोस्तों के बीच बम की तरह गिरेगी। शायद वो मुझ पर शक करें, शायद वो विश्वास न करें, लेकिन एक बार शक का बीज लग जाए तो वह बढ़ता ही जाता है, खासकर ऐसे इंसान में जो पहले से ही शक करने वाला हो, जैसे नोआ। और सच में अगले ही सुबह वकील कार्टर का फोन आया। मिस जोए, नोआ ने अपनी अपील वापस ले ली है। वह तलाक के लिए तैयार है। ये वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर कार्टर की आवाज थोड़ी बदली, जैसे कोई भारी बात हो। उन्होंने आपको एक मैसेज देने को कहा है। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो। सॉरी। बस 3 सस्ते शब्द। अगर सिर्फ सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता, तो उस आग का दर्द क्या? वह घुटन, वह जलन, और वो पल जब उसने मुझे छोड़कर दूसरी औरत को बचाया, उसका क्या? मिस्टर कार्टर, उसे मेरा ये जवाब दे दीजिए। मैंने शांत आवाज में कहा। उसकी माफी मैंने सुन ली, लेकिन माफ करना शायद अगले जन्म में। मैंने फोन रख दिया और अपना ध्यान काम पर लगाया। शादी के बाद मैं एक घर संभालने वाली बन गई थी, लेकिन मेरे नाम पर मेरे माता पिता की छोड़ी हुई एक छोटी निवेश कंपनी थी। मैंने उसे खुद नहीं संभाला, लेकिन अच्छे लोगों को काम पर रखा था और कंपनी ठीक चल रही थी। अब मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दे सकती थी। मैं कंपनी की रिपोर्ट देख रही थी, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने आराम से कॉल उठाया। क्या ये जोए ग्रांट हैं? दूसरी तरफ से एक कमजोर, रोती हुई औरत की आवाज आई, विवियन। फिर वह अचानक चिल्लाने लगी, जोए, तुम क्या चाहती हो? तुम बुरी औरत। तुमने नोआ से क्या कहा? उसने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? वह मुझे बाहर क्यों भेज रहा है? तुम्हें ये सब करने का हक किसने दिया? वह ऐसे बोल रही थी जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मैं सोफे पर आराम से बैठ गई और बात सुनने लगी। क्या उसने तुम्हें कारण नहीं बताया? तो मैं बता देती हूँ। विवियन, नोआ को अब सच पता चल गया है। 3 साल पहले उस चैरिटी कार्यक्रम में असल में क्या हुआ था? दूसरी तरफ उसकी रोने की आवाज अचानक रुक गई। चारों तरफ जैसे मौत जैसी खामोशी छा गई। मैं उसके चेहरे की कल्पना कर सकती थी। पीला पड़ा हुआ चेहरा, डर से फैली आंखें। ये सोचकर ही मुझे सुकून मिला। तुम झूठ बोल रही हो, वह हकलाते हुए बोली, लेकिन उसकी कांपती आवाज सच बता रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता। मैं हंसी। कोई बात नहीं, पुलिस तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कर देगी। जानबूझकर चोट पहुंचाना, सालों तक पैसे वसूलना, ब्लैकमेल करना। विवियन, सोचो, क्या तुम्हारी वो कीमती टांग तुम्हें जेल में 10 या 15 साल सिलाई मशीन चलाने से बचा पाएगी? नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। अब वह पूरी तरह डर गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। जोए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने कभी सच में नोआ से प्यार किया था। सच में प्यार। मैं जोर से हंसी, जैसे दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक सुन लिया हो। तुम्हारा ये प्यार क्या था? एक ऐसा हादसा करना जिससे वह जिंदगी भर खुद को दोषी समझे, और फिर उसी से चिपककर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करना। विवियन, प्यार
शब्द की बेइज्जती मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो। मेरी बातों से वह चुप हो गई। आखिर में उसने धीमे से पूछा, ज़ोए, तुम चाहती क्या हो? बहुत आसान है, मैंने धीरे धीरे कहा, हर शब्द को महसूस करते हुए। इन सालों में तुमने नोआ से जो कुछ लिया है, पैसे, घर, गाड़ियां, गहने, सब मुझे वापस कर दो। एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। तुम सपना देख रही हो। वह चिल्लाई, नोआ ने ये सब मुझे खुद दिया है, मैं तुम्हें क्यों वापस करूं? क्योंकि ये सब मेरी शादी की संपत्ति का हिस्सा था। जो भी तुमने लिया, उसमें आधा मेरा था। और मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो अपनी चीजों को किसी और के हाथ लगने दे। इसलिए मैं सब कुछ वापस ले रही हूं। विवियन, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूं। अगर तब तक मुझे सब वापस नहीं मिला, तो तुम्हें कोर्ट का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा है। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने फोन काट दिया। मुझे पता था वह मान जाएगी। उसके लिए आजादी पैसों से ज्यादा कीमती थी। अगले 2 दिन शांतिपूर्वक बीते। मैंने खुद को पूरी तरह काम में लगा दिया। कंपनी को समझा, टीम के साथ मीटिंग की और नए प्लान बनाए। कई सालों बाद मुझे अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण महसूस हो रहा था। तीसरे दिन दोपहर में वकील कार्टर का फोन आया। मिस ज़ोए, विवियन ने सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी है। कुल मिलाकर 3.2 बिलियन युआन कैश। शहर में एक लग्जरी अपार्टमेंट, 2 स्पोर्ट्स कार और गहनों का कलेक्शन है। सब कुछ अब आपके नाम कर दिया गया है। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर देखे। मेरे होंठ हल्के से मुस्कुराए। अच्छा, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। लगता है इन सालों में नोआ ने सब कुछ उसी पर खर्च कर दिया था। लेकिन अब वो सब मेरा है, ये सभी नहीं। कार्टर ने आगे कहा, आज दोपहर नोआ की माँ मिसेस ग्रांट मुझसे मिलने आई थी। वह आपसे बात करना चाहती हैं। मिसेस ग्रांट, शादी के पहले दिन से ही वह मुझे नफरत से देखती थीं। वह जो भी चाहती हों, अच्छा तो नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन ग्रांट परिवार आपके बिना अधूरा है। वह चाहती हैं कि आप नोआ को एक और मौका दें। अगर आप फिर से शादी करने को मान जाए, तो वह कंपनी के 10% शेयर आपके नाम करने को तैयार हैं। 10% शेयर, लगभग 10 बिलियन की कीमत। इतनी घमंडी और सख्त औरत अगर ऐसा ऑफर दे रही है, तो वह सच में मजबूर है। मिस्टर कार्टर, उनका ऑफर मना कर दीजिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें कहिए, मेरी जिंदगी में वापस जाना नाम का कोई शब्द नहीं है। और ये भी कहिए, मुझे उनके बेटे या उसकी औरत से कोई मतलब नहीं। उनकी गड़बड़ मेरी नहीं है, और मैं उसे ठीक करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे फिर परेशान किया, तो मैं पूरे ग्रांट परिवार को अपने साथ नीचे खींच लूंगी। मेरे इस जवाब से मिसेस ग्रांट बहुत गुस्सा हो गईं। उसी रात वह सीधे मेरी कंपनी आ गईं। मैंने अभी वीडियो मीटिंग खत्म की थी और बाहर निकलने ही वाली थी कि एक काली रोल्स रॉयस फैंटम मेरी कार के सामने आकर रुक गई। खिड़की नीचे हुई और मिसेस ग्रांट का घमंडी चेहरा दिखा। ज़ोए ग्रांट, गाड़ी में बैठो। उनकी आवाज आदेश जैसी थी। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं, और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। वहीं रुक जाओ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर दूंगी, और वह गुस्से में चिल्लाईं। उन्होंने कार का दरवाजा खोला, ऊंची हील्स की आवाज के साथ मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। क्या तुमने नहीं सुना? मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठने को कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। मिसेस ग्रांट,
मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। ये तुम्हारे तय करने से नहीं होगा, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। उन्होंने अपने बैग से एक चेक निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। ये 100 मिलियन है, मेरे बेटे से दूर हो जाओ। मैंने उस कागज को देखा और लगभग हंस पड़ी। मिसेस ग्रांट, क्या आप भूल गई हैं? कुछ दिन पहले आप मुझसे फिर शादी करने की बात कर रही थीं। मुझे कंपनी के शेयर देने को तैयार थीं। और आज आप सोचती हैं कि 100 मिलियन देकर मुझे खरीद लेंगी। उनका चेहरा कभी पीला, कभी लाल हो गया। वो तब था, ये अब है, उन्होंने दांत भींचकर कहा। पहले मुझे लगा नोआ अभी भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। विवियन ने मुझे सब बता दिया है। तुमने ही उनके बीच झगड़ा करवाया और तुमने ही उससे नोआ द्वारा दिया गया सब कुछ छीन लिया। ज़ोए, मैंने तुम्हें कम समझा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक और इतनी निर्दयी हो। अब मुझे सब साफ दिख रहा है। तो विवियन रोते हुए उसके पास गई थी, खुद को बेचारी दिखाते हुए। कोई हैरानी नहीं थी। उसे पता था मिसेस ग्रांट मुझे कभी पसंद नहीं करती थीं और हमेशा विवियन का साथ देती थीं। वो मासूम लड़की जिसने कभी उनके बेटे की जान बचाई थी। मैंने हाथ बांधे और उसे हल्की हंसी के साथ देखा। तो आज आप आई हैं अपनी होने वाली बहू के लिए न्याय मांगने? बिल्कुल, मिसेस ग्रांट ने ठुड्डी उठाकर कहा। तुम विवियन से छीनी हुई हर चीज वापस करोगी और फिर हमेशा के लिए नोआ की जिंदगी से दूर हो जाओगी। तुम उसे फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाओगी। और अगर मैं मना कर दूं तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। उनकी आंखें सख्त हो गईं। मेरे पास बहुत तरीके हैं ताकि तुम इस शहर में टिक ना सको। ऐसा है? मैं हंसी। आप क्या करेंगी? अपने बेटे से कहेंगी कि वह अपने रिश्तों से मेरी कंपनी को खत्म कर दे, या अपने परिवार की ताकत से मुझ पर झूठा केस लगा दें? मिसेस ग्रांट, क्या आपको नहीं लगता ये अमीर लोगों के पुराने तरीके अब थोड़े पुराने हो गए हैं? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा बदल गया। ज्यादा घमंड मत करो, ज़ोए। क्या तुम्हें लगता है नोआ के बिना भी तुम ऐसी ही रहोगी? ग्रांट परिवार का सहारा हट गया तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने अपना फोन निकाला, एक रिकॉर्डिंग खोली और चला दी। मॉम, ज़ोए और मेरे बीच की बातों में मत पड़ो। गलती मेरी है और जो मिला मैं उसका हकदार हूँ। मैंने विवियन के लिए जो करना था कर दिया है। अब उसके मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ज़ोए को परेशान मत करना। मैं नहीं चाहता कि उसे और तकलीफ हो। ये नोआ की आवाज थी, थकी हुई लेकिन साफ और मजबूत। मिसेस ग्रांट का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये उसने कब कहा? आधे घंटे पहले, आपके आने से पहले। मैंने फोन बंद किया और उनकी खाली सी शक्ल को देखा। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं थी। मिसेस ग्रांट, लगता है आपका बेटा उतना आज्ञाकारी नहीं है जितना आप सोचती हैं। मुझे धमकाने में समय बर्बाद करने के बजाय आपको अपने उस जिद्दी बेटे को संभालना चाहिए, नहीं तो आप बहू भी खो देंगी और बेटा भी। मैंने उनकी तरफ फिर नहीं देखा, मुड़कर अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। रोल्स रॉयस के अंदर मिसेस ग्रांट गुस्से से कांप रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा, जो हमेशा उनकी बात मानता था, आज उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। सिर्फ मेरी वजह से। उन्होंने तुरंत उसे कॉल किया। नोआ, तुम बहुत बदल गए हो, है ना? पहले फोन काट दिया और अब उस औरत के लिए मुझसे टकरा रहे हो।
दूसरी तरफ से नोआ की थकी हुई आवाज आई। माँ, मैंने कहा ना, ये मेरी जिंदगी है, दखल मत दो। तुम्हारी जिंदगी? वह गुस्से में बोली। तुम्हारी जिंदगी तो उस चालाक औरत ने बिगाड़ दी है, इतना कि अब तुम्हें अपनी माँ भी नहीं चाहिए। तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? मैंने सब सुन लिया। नोआ ने बीच में ही रोक दिया। मैंने ही उसे ऐसा बोलने को कहा था। क्या? मिसेस ग्रांट जैसे सन्न रह गईं। मैंने जोए से कहा था। नोआ की आवाज ठंडी और पक्की थी। मैं उस पर बहुत कर्जदार हूँ। इस जिंदगी में मैं कभी उसे चुका नहीं पाऊंगा। मैं बस यही कर सकता हूँ, उससे दूर रहूं और उसे फिर कभी परेशान न करूं। तो माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उसे अब और परेशान मत कीजिए, मेरे लिए। इतना कहकर नोआ ने फिर फोन काट दिया। फोन की खामोशी सुनते हुए मिसेस ग्रांट बिल्कुल जड़ हो गईं। पहली बार उन्हें लगा कि वह सच में अपने बेटे को खो रही हैं, और ये सब जोए ग्रांट की वजह से था। उनके अंदर एक गहरा और बेकाबू नफरत भर गई। मुझे इस मां बेटे की बातों का कुछ भी पता नहीं था। घर आकर मैंने हल्का संगीत लगाया और शांत शाम बिताने वाली थी। तभी डोरबेल बज गई। मैंने झिर्री से देखा। बाहर एरिक खड़ा था, नोआ का सबसे करीबी दोस्त। वह यहाँ क्या कर रहा था? मैंने थोड़ा सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। जोए। एरिक का चेहरा अजीब था, जैसे उसे शर्म आ रही हो। देर हो गई है। उम्मीद है मैं परेशान नहीं कर रहा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसे अंदर बुलाने का इरादा नहीं किया। वह असहज होकर बोला, मैं नोआ की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। हम पहले गलत थे। हम सब विवियन की बातों में आ गए और हमने तुम्हें गलत समझा। माफ करना, जोए। इतना कहकर वह झुक गया। मैंने चुपचाप उसे देखा। और भी है। उसने पीछे से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये नोआ ने तुम्हारे लिए भेजा है। उसने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, जो वह देना भूल गया था। मैंने बॉक्स की तरफ देखा। उस पर मेरे पसंदीदा ब्रांड का लोगो था। मुझे खोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था अंदर क्या है। वो लिमिटेड एडिशन स्टारलाइट ब्रेसलेट। दुनिया में सिर्फ एक। मैंने कभी मैगजीन में देखकर बस यूं ही कहा था कि ये कितना सुंदर है। मुझे नहीं लगा था कि उसे याद रहेगा। एक पल के लिए दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन वो तुरंत खत्म हो गई। इसे वापस ले जाओ, मैंने शांत होकर कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जोए। एरिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अगर तुम बीच बचाव करने आए हो, तो जा सकते हो। मेरे और नोआ के बीच सब खत्म हो चुका है। मुझे पता है। एरिक ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। वह ये उम्मीद नहीं करता कि तुम वापस आओगी। वह बस कुछ करना चाहता था, अपनी गलती सुधारने के लिए। उसे पता है कि वह गलत था। उसे पता है कि वह माफी के लायक नहीं है। वह बस चाहता है कि तुम इसे ले लो, बीती बातों को भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। उसने कहा, वह चाहता है कि तुम हर दिन खुश रहो। कितनी अजीब बात है। जिस इंसान ने मुझे सिर्फ दर्द दिया, वही अब मुझे खुश रहने की दुआ दे रहा था। मैंने एरिक के सच्चे चेहरे को देखा और आखिरकार बॉक्स ले लिया। मैं इसे ले लेती हूँ। उसे धन्यवाद कहना और कहना कि वह भी अपनी खुशी ढूंढ ले। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बॉक्स खोला। अंदर स्टारलाइट ब्रेसलेट था, मखमली कपड़े पर रखा हुआ, बहुत चमकदार और खूबसूरत। उसके अंदर लिखा था, मेरी दुनिया तुम्हारे लिए। वही शब्द जो उसने शादी के लिए प्रपोज करते वक्त कहे थे। उसे देखते ही मेरी आंखें अचानक गर्म हो गईं।
मैंने ब्रेसलेट उठाया, खिड़की के पास गई और बिना एक पल सोचे उसे बाहर फेंक दिया। वह रात के आसमान में एक खूबसूरत लकीर बनाता हुआ नीचे झील में गिर गया। अलविदा नोआ, और अलविदा मेरी वो बेवकूफ और मासूम जवानी। मुझे लगा ब्रेसलेट फेंककर मैंने सच में सब पीछे छोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन एक खबर ने फिर से मेरा नाम नोआ ग्रांट से जोड़ दिया। सीनिक होल्डिंग्स के सीईओ नोआ ग्रांट शादी में परेशानी के कारण रात में शराब में डूबे। तस्वीरों में नोआ पूरी तरह नशे में था। एरिक और बाकी दोस्त उसे पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। जो आदमी हमेशा अपनी इमेज का ध्यान रखता था, उसे पहली बार लोगों ने इतना बिखरा हुआ देखा। नीचे कमेंट्स में बहुत हंगामा था। ओ माय गॉड, क्या ये कपल अलग हो रहा है? जरूर ज़ोए की गलती होगी। मिस्टर ग्रांट उसे इतना अच्छा रखते थे, उसे और क्या चाहिए था? तुम्हें कैसे पता उसकी गलती है? क्या पता नोआ ने धोखा दिया हो? सुना था उसकी कोई पहली मोहब्बत भी थी। अमीर लोगों की जिंदगी कौन समझे? ये सब पढ़कर मुझे हंसी आ गई। तभी एक लोकल नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप मिस ज़ोए ग्रांट हैं? दूसरी तरफ एक तेज और प्रोफेशनल आवाज थी। मैं सिटी वीकली से रिपोर्टर वांग बोल रहा हूं। सिटी वीकली, शहर की सबसे मशहूर गॉसिप मैगजीन। क्या चाहते हैं आप? मैंने सीधा पूछा। मिस ग्रांट, हम आपके और मिस्टर ग्रांट की शादी पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहते हैं। क्या आप उपलब्ध हैं? नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। इतनी जल्दी मना मत कीजिए। वह हंसा। हमें पता है, आपने अभी अपने माता पिता की कंपनी संभाली है और नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं। हमारी मैगजीन शहर के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप से जुड़ी है। हमारे पास मजबूत नेटवर्क है। अगर आप इंटरव्यू देंगी तो हम आपको बड़े इन्वेस्टर से मिलवा सकते हैं, और हम वादा करते हैं जो भी छपेगा वही होगा जो आप चाहेंगी। आपके खिलाफ कुछ नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे सच में कंपनी के लिए नए मौके चाहिए थे, और ऐसे बड़े लोगों से जुड़ना बहुत काम आ सकता था। ठीक है, मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए। मेरा इंटरव्यू आपकी मैगजीन के कवर पर होगा और हेडलाइन बहुत आकर्षक होनी चाहिए। वांग एक पल के लिए चौंका, फिर हंस पड़ा। मिस ग्रांट, आप बहुत सीधे बोलती हैं। कोई समस्या नहीं। डील पक्की। इंटरव्यू अगले दिन दोपहर एक स्टाइलिश कैफे में तय हुआ। वांग प्रोफेशनल था। उसके सवाल तेज थे, लेकिन बदतमीजी नहीं थी। मैंने वही कहानी बताई जो हमने पहले तय की थी। मेरे और नोआ का रिश्ता एक आम प्यार की कहानी था, जो गलतफहमी से शुरू हुआ और टूटे हुए भरोसे पर खत्म हुआ। मैंने खुद को दिखाया, एक ऐसी औरत के रूप में जो प्यार में खुद को खो बैठी थी, लेकिन अब जाग चुकी है और अपने करियर पर ध्यान दे रही है। एक मजबूत, आत्मनिर्भर औरत। जहां तक नोआ की बात थी, मैंने उसके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। मैंने उसे ऐसा इंसान बताया जो प्यार करता था, लेकिन उसे संभालना नहीं जानता था। पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से पूरा हुआ। एक हफ्ते बाद सिटी वीकली का नया अंक बाजार में आ गया। कवर पर सिर्फ मेरी फोटो थी। मैंने एक प्रोफेशनल सूट पहना था। मेकअप बिल्कुल सही था। मेरी नज़र मजबूत थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखा था, ज़ोए ग्रांट ने नोआ ग्रांट को छोड़ा। मैं अब पहले से बेहतर हूँ। हाँ, नोआ ग्रांट, ना कि कोई और नाम। मैंने ये खास बात खुद तय की थी। ये मेरा तरीका था दुनिया को बताने का कि नोआ ग्रांट अब
मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैगजीन आते ही शहर में हलचल मच गई। एक रात में ही मेरे सोशल मीडिया पर लाखों नए लोग जुड़ गए। कई औरतों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा किया बहन, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और खूब सफलता पाना चाहिए। गलत इंसान को छोड़कर ही हम खुद का बेहतर रूप बनते हैं। बिल्कुल सही। औरतों को खुद के लिए जीना चाहिए, किसी मर्द के लिए नहीं। उस इंटरव्यू की वजह से मेरी कंपनी का नाम हर जगह फैल गया। कई बड़े निवेशक मुझसे जुड़ना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक मेरे सामने एक सुनहरा रास्ता खुल गया हो। और ये सब कहीं ना कहीं नोआ ग्रांट की वजह से था। कभी कभी लगता था उसे धन्यवाद कहूं, क्योंकि उसने मुझे छोड़ा। तभी मुझे खुद को नया बनाने का मौका मिला। जहां मेरी जिंदगी ऊपर जा रही थी, वहीं नोआ की दुनिया टूट रही थी। वो इंटरव्यू ग्रांट परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर वो नाम जो मैंने इस्तेमाल किया था, जो शहर के अमीर लोगों के बीच मजाक बन गया। सीनेक होल्डिंग्स की हालत खराब हो गई। उसके शेयर कई दिनों तक गिरते रहे। मिसेस ग्रांट इतनी गुस्से में थीं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और नोआ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी से मिलने से मना कर दिया। जब एरिक शियाओ ने मुझे कॉल किया, उसकी आवाज चिंता से भरी थी। ज़ोए, प्लीज नोआ को जाकर देख लो। वह कई दिनों से कुछ खा नहीं रहा, बस अपने फ्लैट में बैठकर शराब पी रहा है। मुझे डर है कुछ गलत न हो जाए। उसके साथ कुछ हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। ज़ोए, मुझे पता है तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन वो एरिक। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। अब से मुझे मिस ग्रांट या प्रेसिडेंट ग्रांट कहो, और उसके बारे में मुझसे कभी बात मत करना। मेरे पास समय भी नहीं है और नहीं दिलचस्पी किसी अजनबी की जिंदगी की चिंता करने में। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा मैंने अपनी बात साफ कर दी है, लेकिन उसी रात मैंने उसी अजनबी को अपने अपार्टमेंट के नीचे खड़ा देखा। वह अपनी कार से टैग लगाकर खड़ा था, उसी सिकुड़ी हुई शर्ट में, चेहरे पर बिखरी दाढ़ी, पूरी हालत थकी और टूटी हुई। उसके हाथ में एक केक का डिब्बा था। मुझे देखते ही उसकी बुझी आंखों में हल्की सी चमक आई। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया और केक आगे बढ़ाया। ज़ोए, हैप्पी बर्थडे। उसकी आवाज इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। तभी मुझे याद आया, आज मेरा जन्मदिन है। पहले के सालों में वह मेरे लिए बड़े बड़े सरप्राइज करता था। मुझे द्वीप पर ले जाकर आतिशबाजी दिखाना, पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेना, या मेरे लिए लेगो से किला बनाना। लेकिन इस साल वह मेरे सामने खड़ा था, टूटा हुआ, और हाथ में बस एक साधारण सा केक, सिर्फ मुझे जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। कितनी अजीब बात है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत गर्म था, जैसे उसे तेज बुखार हो। ज़ोए, मत जाओ प्लीज, बस एक टुकड़ा खा लो। बस इस बार, आखिरी बार समझकर मैंने उसकी लाल आंखों में देखा, जो दर्द और विनती से भरी थीं। मुझे अंदर से झुंझलाहट हुई। नोआ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है इस तरह मेरे पीछे पड़ने का कोई मतलब है? तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं पिघल जाऊंगी? मुझे तुम पर दया आएगी? मैं साफ कह रही हूं, कभी नहीं। मेरे शब्द उसके दिल में चाकू की तरह लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। माफ करना। उसने सिर झुका लिया।
उसकी आवाज थकी और टूटी हुई थी। मैं बस तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता था, बस इतना ही। इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। उसने केक धीरे से जमीन पर रखा और मुड़कर अंधेरे में चला गया। उसकी पीठ इतनी अकेली लग रही थी, जैसे कोई छोड़ा हुआ इंसान। मैं वहीं खड़ी रह गई, उस छोटे से केक को देखते हुए। दिल में अजीब सी हलचल थी। तभी मेरा फोन बजा। वांग का कॉल था। हैप्पी बर्थडे, मिस ग्रांट। उसकी आवाज हल्की और खुश थी। और धन्यवाद उस अंदर की खबर के लिए। मैं भी आपको एक खबर देता हूँ। लगता है नोआ ग्रांट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। खबर है कि सीनेक होल्डिंग्स में बड़ी परेशानी चल रही है। कई बड़े शेयर होल्डर मिलकर उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ग्रांट परिवार अराजकता में है। मुझे कहना पड़ेगा, जड़ पर वार करना। बहुत ही बेरहम लेकिन शानदार चाल थी। मैं फोन हाथ में लिए वहीं रुक गई। सीनेक होल्डिंग्स गिरने वाली थी। ये खबर मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं और नोआ पूरी तरह अलग हो जाए और मेरा करियर आसानी से आगे बढ़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मिस्टर वांग, क्या ये खबर पक्की है? मैंने पूछा। बिल्कुल, उसने पूरे भरोसे से कहा। सुना है, इस सब के पीछे चेयरमैन चेन है, सीनेक के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर। वो कई सालों से नोआ को पसंद नहीं करते थे, बस मौका ढूंढ रहे थे उसे हटाने का। हाल की सारी खबरों ने उन्हें मौका दे दिया। चेन ने बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ हाथ मिला लिया है। कल की मीटिंग में वो फैसला करवाना चाहते हैं। नोआ की हालत अभी ऐसी है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। शायद कल तक सीनेक होल्डिंग्स का नया मालिक हो जाएगा। फोन रखने के बाद मैं शांत नहीं हो पाई। मैं खिड़की के पास गई और नीचे पड़े केक के डिब्बे को देखने लगी। सीने में तेज दर्द सा उठा। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी। उसने मुझे आग में छोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था, बार बार चोट पहुंचाई थी। लेकिन मैंने उसे कभी बहुत गहराई से प्यार भी किया था। उस लड़के से जो आधी रात को सिर्फ मेरे लिए आइसक्रीम लेने जाता था। उस आदमी से जो मुझे प्यार से देखता था और कहता था कि मेरे लिए एक परी कहानी जैसी दुनिया बनाएगा। मैं चाहती थी कि उसे सजा मिले, वह अपने किए की कीमत चुकाए। लेकिन क्या ये सजा बहुत बड़ी थी? इतनी बड़ी कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। मैं बेचैन होकर चलने लगी। मेरे दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, वह इसके लायक है, उसने खुद ये सब किया है, अब मत पिघलो। दूसरी धीरे से कह रही थी, तुम दोनों कभी पति पत्नी थे, क्या सच में तुम चाहती हो कि वह सब कुछ खो दे, सब उसे छोड़ दें? मैं खुद से लड़ ही रही थी कि फोन फिर बजा। इस बार नंबर अनजान था। हेलो, ज़ोए। दूसरी तरफ कमजोर और बूढ़ी आवाज थी। वो नोआ की दादी थीं। घर में वही एक थीं जिन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। दादी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या हुआ? आप ठीक नहीं लग रही हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, आंसुओं से भरी हुई। बेटा, तुम्हें अस्पताल आना होगा। नोआ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे घर के पास ही। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत बहुत खराब है, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया। मेरे घर के पास। अभी अभी मैंने कपड़े बदलने का भी इंतजार नहीं किया, चाबी उठाई और तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती तेज चमक रही थी। नोआ की दादी
और बाकी परिवार वाले बाहर खड़े थे। सबके चेहरों पर डर और दुख साफ दिख रहा था। जैसे ही मिसेस ग्रांट ने मुझे देखा, वो अपना कंट्रोल खो बैठीं। वो पागल जैसी मेरी तरफ दौड़ी। ज़ोए ग्रांट, तुम मनहूस औरत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एरिक ने उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी, शांत हो जाइए। इसमें ज़ोए की कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है? मिसेस ग्रांट चिल्लाई। रोते रोते उनकी हालत खराब थी। अगर वो नहीं होती तो क्या नोआ की ये हालत होती? मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। मेरी नज़र सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर थी। दादी के शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन चल रहा है। मेरा दिल जैसे कोई जोर से दबा रहा हो। सीने में इतना दर्द था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे समझ आया, मैं उससे उतनी नफरत नहीं करती जितना मैं सोचती थी। अंदर से मुझे अभी भी फर्क पड़ता था कि वो जिंदा है या नहीं। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर थकान साफ थी। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मिसेस ग्रांट सबसे पहले आगे बढ़ी। बाकी सब लोग भी घबराकर पास आ गए। अब मरीज खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन दोनों पैरों पर गहरी चोट आई है, हड्डियां बुरी तरह टूट गई हैं। हमने ऑपरेशन किया है, लेकिन संभावना है कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा। ये शब्द जैसे बिजली की तरह गिरे। सब लोग एकदम चुप हो गए। मिसेस ग्रांट बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। मैं भीड़ से दूर खड़ी थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। हाथ पैर सुन्न थे। नोआ ग्रांट अब चल नहीं पाएगा। जो आदमी कभी इतना मजबूत था, अब पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहेगा। ये सजा सब कुछ खोने से भी ज्यादा भारी थी। 2 दिन बाद उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वह होश में आ गया था, लेकिन उसे ऐसे देखना और भी ज्यादा दर्दनाक था। वह ना बोलता था, ना खाता था, बस छत को देखता रहता था, खाली आंखों से, जैसे उसकी आत्मा ही नहीं बची हो। मैं कांच के बाहर से उसे देख रही थी। दिल में अजीब सी उलझन थी। अंदर जाओ, उससे मिलो, दादी ने धीरे से कहा। इस हालत में वह किसी की बात नहीं सुन रहा। शायद तुम्हारी बात सुन ले। मैं रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उसके लिए अब क्या हूं? उसकी एक्स वाइफ, दुश्मन, या सिर्फ एक जान पहचान वाली? लेकिन आखिर में मैंने दरवाजा खोल दिया। आवाज सुनकर उसने हल्का सा सिर घुमाया। मुझे देखकर उसकी आंखों में हल्की हलचल आई, लेकिन तुरंत ही उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज ठंडी थी। मेरा मजाक उड़ाने? नहीं। मैं उसके पास गई। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तो अब देख लिया ना? खुश हो? वह कड़वी हंसी हंसा। अब मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बेकार इंसान जो चल भी नहीं सकता। क्या इससे तुम्हें अच्छा लग रहा है? संतोष मिला? नोआ, मैंने धीरे से कहा, उसकी पीठ को देखते हुए, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा, आंखें लाल, चेहरे पर गुस्सा। यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। निकल जाओ। उसने पास रखा गिलास उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया। मैं नहीं हिली। गिलास मेरे माथे को छूता हुआ नीचे गिरकर टूट गया। चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। मेरे माथे से गर्म खून बहने लगा। नोआ एकदम रुक गया।
वह मेरे माथे की चोट को देखता रहा। उसकी आंखों का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह डर और पछतावा आ गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से 2 आंसू निकल गए। मैंने उसे पहली बार ऐसे रोते देखा, न दया पाने के लिए, न माफी मांगने के लिए, बस एक टूटे हुए इंसान की तरह। मेरा दिल जोर से दर्द करने लगा। मैं उसके पास गई, रुमाल निकाला और धीरे से उसके आंसू पोंछे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हार मत मानो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें फिर से खड़ा होने में मदद करूंगी। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया। वह मुझे देखता रहा, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ देर बाद उसकी आवाज लौटी, कमजोर और टूटी हुई। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मैंने सिर हिलाया। करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे आग में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन नोआ, मैंने तुमसे प्यार भी किया था, उस लड़के से जो मेरे लिए पूरी शहर में दौड़ जाता था, उस इंसान से जो कहता था कि मेरे लिए एक परी जैसी दुनिया बनाएगा। वो इंसान शायद अब नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसका नाम पूरी तरह खत्म हो जाए। मैंने शांत नजरों से उसे देखा। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं। मैं ये कर रही हूँ ताकि मेरे उस प्यार का एक अच्छा अंत हो सके। जब तुम ठीक हो जाओगे, हम बराबर हो जाएंगे। फिर हम अपनी अपनी राह पर चलेंगे। वह मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में कई भाव थे, हैरानी, शुक्रिया, पछतावा और थोड़ी सी उम्मीद। आखिर में उसने धीरे से सिर हिला दिया। इसके बाद के दिनों में मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया। मैंने दुनिया के अच्छे डॉक्टर ढूंढे और उसके इलाज का पूरा प्लान बनाया। हर दिन मैं उसके साथ रहती थी, उसकी एक्सरसाइज में मदद करती थी। एक छोटा सा पैर उठाना भी सैकड़ों बार दोहराना पड़ता था। दर्द होता था, थकान होती थी। कई बार वह हार मानना चाहता था, लेकिन मैं उसे रोकती थी, हिम्मत देती थी। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। उधर सीनिक होल्डिंग्स की समस्या भी कम होने लगी। मैंने अपने सारे रिश्ते और साधन इस्तेमाल किए और कंपनी को संभाल लिया। ग्रांट परिवार का मेरे प्रति रवैया बदल गया। अब वो मुझे अपना मददगार समझते थे। यहाँ तक कि मिसेस ग्रांट भी, जो पहले मुझसे नफरत करती थीं, अब बार बार इशारा करती थीं कि मैं और नोआ फिर से शादी कर लें। मैं बस चुपचाप मुस्कुरा दी। 6 महीने बाद बहुत सारे लोगों के सामने नोआ ने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी। वह अभी भी थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन आखिरकार वह फिर से खड़ा हो गया। उस दिन उसने नया सूट पहना था, बाल ठीक से बनाए थे। वह फिर से वैसा ही लग रहा था, स्मार्ट और सम्मानित सीईओ। वह मेरी तरफ चला और सबके सामने एक घुटने पर बैठ गया। उसने जेब से एक डिब्बा निकाला, खोला। अंदर चमकदार हीरे की अंगूठी थी। ज़ोए, उसने ऊपर देखा। आंखों में प्यार और विनती थी। मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। धन्यवाद मुझे दोबारा जीने का मौका देने के लिए। अब मैं तुमसे एक और मौका मांग रहा हूं, तुमसे फिर से प्यार करने का, तुम्हारी रक्षा करने का। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग सांस रोके खड़े थे। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों की चमक को देखा और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने अपने बैग से एक टिकट निकाला।
नोआ, मैंने उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। वह चौंक गया। कहाँ का? फिनलैंड। मैंने धीरे से कहा, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नॉर्दर्न लाइट्स दिखाना चाहते हो। अब तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले, क्योंकि मेरी अगली मंजिल है अंटार्कटिका। मैं पेंगुइन देखने जा रही हूँ। नोआ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने टिकट वापस बैग में रखा, मुड़ी और एयरपोर्ट से बाहर चल दी। धूप बहुत सुंदर थी। मैंने चश्मा पहना और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। नोआ, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे ये समझाया। एक औरत की सबसे अच्छी मंजिल शादी या कोई आदमी नहीं होता, बल्कि खुद का सबसे अच्छा रूप बनना होता है। अलविदा का मतलब हमेशा के लिए खत्म होना नहीं होता। इसका मतलब है मेरी दुनिया अब खुली है, बड़ी, आजाद और बेफिक्र। उपसंहार, एपिलॉग। मैं, नोआ। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद जिस दिन मैं फिर से खड़ा हुआ, मुझे लगा ये एक नई शुरुआत है। ज़ोए वहाँ थी। वो हर दिन मेरे साथ थी, मुझे आगे बढ़ाती रही, हिम्मत देती रही, मुझे टूटने नहीं दिया। उसके बिना मैं जिंदा भी नहीं होता। खड़ा होना तो दूर की बात है। तो जब मैं उसके सामने एक घुटने पर बैठा था, मेरे हाथ में हीरे की अंगूठी कांप रही थी। मुझे लगा शायद किस्मत मुझे एक आखिरी मौका दे रही है। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उससे कहा, वो मुझसे फिर शादी कर ले, मुझे उसे फिर से प्यार करने दे, उसकी रक्षा करने दे और अपनी सारी गलतियां सुधारने का मौका दे। लेकिन वो बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान न ठंडी थी, न ही गर्म। वो ऐसी मुस्कान थी जो इंसान तब देता है जब वो दिल से पहले ही अलविदा कह चुका होता है। उसने मेरे हाथ में एक फ्लाइट टिकट रख दी। फिनलैंड, नॉर्दर्न लाइट्स। वो सपना जो मैंने कभी उसे दिखाने का वादा किया था। फिर उसने कहा, वो नहीं जाएगी। वो अकेली अंटार्कटिका जा रही है, पेंगुइन देखने। उस पल मेरी दुनिया फिर से टूट गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। अंगूठी अब भी मेरे हाथ में थी और वो मुझसे दूर चली गई। धूप उसकी परछाई पर पड़ रही थी। उसने चश्मा पहना और हल्की, आजाद मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। वो मुस्कान जो उसने मेरे साथ कभी नहीं पहनी थी। तभी मुझे समझ आया, वो सच में जा चुकी है। पहले मुझे लगता था उसे खोने का मतलब होगा वो गुस्सा करेगी, रोएगी, मेरे लिए लड़ेगी। मुझे लगता था उसकी नफरत का मतलब है वो अभी भी परवाह करती है। लेकिन आज उसे जाते हुए देखकर, ऐसी जिंदगी की तरफ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे असली खोना समझ आया। मुझे वो आग वाली रात याद आई जब मैंने उसे छोड़कर विवियन को बचाया था और धुएं के बीच उसकी आंखों में देखा था। मुझे वो हर बार याद आया जब उसने मुझसे कहा, मुझे चुनो, और मैंने नहीं चुना। मुझे उसके आंसू याद आए, उसकी खामोशी, उसका दर्द। और अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा था। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था, उसके सामने झुकना चाहता था, सब कुछ देने का वादा करना चाहता था, बस वो एक बार पीछे मुड़ जाए। लेकिन मेरे पैर, जो अब ठीक हो चुके थे, आज पहले से ज्यादा भारी लग रहे थे। मेरा दिल मेरे अपने गुनाहों में जकड़ा हुआ था। कभी मैं उसकी पूरी दुनिया था, अब वो मेरी दुनिया थी। लेकिन उसने खुद को आजाद कर लिया था। मेरे हाथ में पकड़ी अंगूठी जलती हुई लग रही थी, बेकार और मजाक उड़ाती हुई। तभी मुझे समझ आया, ज़ोए मुझे इसलिए छोड़कर नहीं गई क्योंकि उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया था। वो इसलिए गई
क्योंकि मैंने अपने हाथों से उस प्यार को मार दिया था और उसके लिए कोई माफी नहीं होती।